स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में मैंने किया था वेलफेयर इकोनॉमिक वेलफेयर की बात की थी। सोशल वेलफेयर के क्या क्राइटेरिया होते हैं, सामाजिक कल्याण के क्या कसौटियां होती हैं, कैसे इसको मेजर किया जा सकता है सोशल वेलफेयर। उसमें मैंने जीएनपी को एक क्राइटेरिया के रूप में लिया था, ग्रोथ ऑफ जीएनपी एज ए क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर। दूसरा मैंने आपको बताया था बेंथम्स क्राइटेरिया, जिसमें बताया था कि बेंथम किस प्रकार से सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया की बात करती हैं। मैं बेंथम का रिपीट किए दे रहा हूँ, आधा बता चुका था, आधा बताना था मुझे, तो मैं रिपीट किए दे रहा हूँ कि बेंथम एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, जेरेमी बेंथम। उन्होंने कहा कि हम सामाजिक कल्याण में वृद्धि कर सकते हैं। उसका जो उन्होंने तरीका बताया, वह बताया द ग्रेटेस्ट गुड इज सिक्योर्ड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। मीन्स अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक वस्तुओं की सुनिश्चितता के द्वारा हम सामाजिक कल्याण में वृद्धि कर सकते हैं या सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सकते हैं। कैसे? द ग्रेटेस्ट गुड इज सिक्योर्ड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। मीन्स अधिक से अधिक वस्तुओं की उपलब्धता अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए अगर हो, तो इसके माध्यम से हम सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि सामाजिक कल्याण को मापने का इन्होंने जो तरीका बताया है, वह इन्होंने सम ऑफ द यूटिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स के आधार पर बताया। मीन्स इंडिविजुअल्स की यूटिलिटी का जो योग है, उसको इन्होंने आधार माना है। मीन्स सम ऑफ द यूटिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स को इन्होंने आधार मानते हुए, मीन्स व्यक्तिगत उपयोगिताओं के योग को आधार मानते हुए इन्होंने वेलफेयर के क्राइटेरिया को मापने का प्रयास किया है। इन्होंने बताया है कि अगर सोसाइटी में या किसी इकोनॉमी में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, तो जो क्राइटेरिया होगा बेंथम क्राइटेरिया के अनुसार जो सोसाइटी का जो वेलफेयर होगा, वह क्या होगा, कितना होगा? utility of A individual plus utility of B individual plus utility of C individual, means total welfare W is equal to UA plus UB plus UC। means जो कुल कल्याण होगा वह A व्यक्ति की उपयोगिता प्लस बी व्यक्ति की उपयोगिता प्लस सी व्यक्ति की उपयोगिता के बराबर होगा, यदि समाज में केवल 3 ही व्यक्ति हैं। अगर समाज में n नंबर ऑफ पर्सन हैं या n नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो उस सोसाइटी का जो टोटल वेलफेयर W होगा, वह n नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स का की यूटिलिटी का योग होगा। मीन्स उपयोगिताओं का अगर योग कर दिया जाए, तो जो टोटल आएगा वह उस समाज का कुल कल्याण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये तो है बेंथम के क्राइटेरिया के अनुसार। अब जब बेंथम बेंथम कहती हैं कि अगर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों का, ये आवाज पहुंच रही है, एम आई ऑडिबल? आज थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में। तो जब हम लोग बेंथम के क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो बेंथम के क्राइटेरिया में जो टोटल वेलफेयर होगा, जो कितना वेलफेयर बढ़ा है, कितना कल्याण में कितनी वृद्धि हुई है, इसको कैसे मेजर करेंगे? ए व्यक्ति के कल्याण में कितनी वृद्धि हुई है प्लस बी व्यक्ति के कल्याण में कितनी वृद्धि हुई है
प्लस सी व्यक्ति के कल्याण में कितनी वृद्धि हुई। मीन्स तीनों के कल्याण में, तीनों के वेलफेयर में जितनी वृद्धि हुई है उनको अगर उसको अगर ऐड कर दिया जाए तो सोसाइटी का टोटल वेलफेयर आ जाएगा जिसमें की वृद्धि होगी। मीन्स सोसाइटी का बढ़ा हुआ टोटल वेलफेयर आ जाएगा। मीन्स डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू ए प्लस डेल्टा यू बी प्लस डेल्टा यू सी, जहां पर डेल्टा क्या बताता है, चेंज इन वेलफेयर, मीन्स कितनी वृद्धि हुई है। तो अगर बेंथम के अनुसार अगर डेल्टा डब्ल्यू मीन्स वेलफेयर में जो परिवर्तन हुआ है वह अगर 0 से अधिक है, मीन्स कुछ ना कुछ वृद्धि अगर हुई है, मीन्स डेल्टा डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 0, then we can say that the welfare of the society is increases। ठीक है, समाज का जो वेलफेयर है वह बढ़ रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें जब 3 इंडिविजुअल हैं, मान लीजिए एक कंडीशन है, अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि चूंकि 3 इंडिविजुअल है सोसाइटी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर समाज में 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, जैसा कि बेंथम मानते हैं, तो अगर किसी पॉलिसी चेंज के माध्यम से, किसी नीति परिवर्तन के माध्यम से ए व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि हो रही है, बी व्यक्ति के कल्याण में भी वृद्धि हो रही, लेकिन सी व्यक्ति का जो कल्याण है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि उसमें कमी हो रही है, तो हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे हम कहेंगे कि वेलफेयर बढ़ रहा है सोसाइटी का या घट रहा है। इसके लिए बेंथम ने बताया कि अगर 2 व्यक्ति ए और बी के किसी नीति बी के वृद्धि हो रही और तीसरे सी के वेलफेयर में कमी हो रही है, तो हम कैसे कहेंगे कि ऑल ओवर सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ रहा है या नहीं। इसके लिए उन्होंने बताया कि अगर डेल्टा यू ए प्लस डेल्टा यू बी अर्थात ए और बी के वेलफेयर में जो वृद्धि हुई है उसका एक है, मीन्स जिन अगर है वह घटे हुए व्यक्ति के वेलफेयर से अगर अधिक है तो इसका मतलब है कि समाज के कुल वेलफेयर, कुल कल्याण में वृद्धि हो रही है। निखिल कुमार, व्हाई आर यू रेजिंग योर हैंड? निखिल कुमार सिंह, निखिल कुमार, अच्छा, आवाज कट रही है, हाँ थोड़ा सा दिक्कत है, समय कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है काफी। ठीक है, रिपीट किए दे रहे हैं, रिपीट किए दे रहे हैं। अब तो आ रही है ना, अब आ रही है ना वॉइस, अब आवाज आ रही है। आप सब लोग मत लिखिए, एक आध लोग बता दीजिए आवाज आ रही हो। ठीक है, मैं रिपीट किए दे रहा हूं। अगर सोसाइटी में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, निखिल कुमार बार बार यार हैंड रेज मत करो तुम, वीडियो यार मैं बता कहाँ रहा हूँ। निखिल लिख रहे हो, सो रहे हो क्या अभी तक? सर देयर इज इशू विद द वॉइस एंड वीडियो टू, वीडियो तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ, वीडियो तो बंद ही कर रहा हूँ, सीएमपी लाइव में वीडियो लेंगे तो क्लास चल ही नहीं पाएगी। फालतू की बात कर रहे हो। लिख रहे हो आई एम नॉट रेजिंग द हैंड, जिन पर शो हो रहा है और तुम्हें पता नहीं है कि तुम हैंड रेज कर रहे हो। अगर सोसाइटी में मान लीजिए 3 इंडिविजुअल हैं, ध्यान से सुनिएगा, सोसाइटी में 3 इंडिविजुअल हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए और बी समाज में 3 व्यक्ति हैं, और किसी नीति परिवर्तन के द्वारा अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी में परिवर्तन करती है, चेंज करती है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी में, वर्तमान पॉलिसी में, विद्यमान पॉलिसी में कोई परिवर्तन लाती है, तो उस परिवर्तन के द्वारा यदि 2 व्यक्तियों, मान लीजिए ए और बी,
उनके कल्याण में वृद्धि होती है। और जो तीसरा व्यक्ति है सी, उसके कल्याण में अगर कमी होती है तो हम किस प्रकार से तय करेंगे कि जो सामाजिक कल्याण है वह हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है। इसका मापन हम कैसे करेंगे, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए वेंथम ने बताया कि यदि ऐसी स्थिति है कि किसी नीति परिवर्तन के माध्यम से समाज के कुछ व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि हो रही है और कुछ व्यक्तियों के कल्याण में कमी हो रही है, अगर ऐसी स्थिति है, जैसे यहां मैंने बताया कि 3 व्यक्ति अगर हैं तो 2 के कल्याण में वृद्धि हो रही है और 1 के कल्याण में कमी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम वेलफेयर की स्टेटस को जानने के लिए, कल्याण के स्तर को जानने के लिए कि बढ़ा है या घटा है या उसी तरह है, हम यह पता लगाएंगे। इसके लिए एक तरीका अपनाते हैं कि जो कमी हो रही है, जो वृद्धि हो रही है, मीन्स जिन व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि हो रही है उनको हम अलग योग कर ऐड कर लेंगे, और जिन व्यक्तियों के कल्याण में कमी हो रही है उनको हम अलग ऐड कर लेंगे। मान लीजिए ए और बी के कल्याण में वृद्धि हो रही है और सी के कल्याण में कमी हो रही है, तो जो ए और बी के कल्याण में वृद्धि हो रही है उसका जो जोड़ है, अगर सी के कल्याण में होने वाली कमी से अधिक है तो इसका मतलब है कि सोसाइटी का जो नेट वेलफेयर है उसमें वृद्धि हो रही है। अर्थात सरकार द्वारा या पॉलिसी मेकर्स द्वारा जो पॉलिसी चेंजेस किए जा रहे हैं वह सही है, मीन्स वह सही है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी का जो टोटल वेलफेयर है वह बढ़ रहा है, या सोसाइटी का जो नेट वेलफेयर है उसमें वृद्धि हो रही है। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? जैसे यहाँ पर बेंथम ने कहा कि ए और बी 2 के कल्याण में वृद्धि हो रही है और सी के कल्याण में कमी हो रही है, तो अगर ए प्लस बी का जो कल्याण बढ़ रहा है उसकी मात्रा अधिक है सी के कल्याण में कमी की, मीन सी को जो हानि हो रही है उस पॉलिसी के चेंज के द्वारा, वह हानि ए और बी के लाभ से अगर कम है, या दूसरे शब्दों में कहें कि ए और बी का जो जोड़ करके जो कुल लाभ है वह सी की हानि से अधिक है, इसका मतलब है कि वह पॉलिसी परिवर्तन, वह नीति परिवर्तन वांछनीय है, मीन्स उचित है, वह नीति परिवर्तन स्वाभाविक है, होना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से सोसाइटी के निबल कल्याण या शुद्ध कल्याण या नेट वेलफेयर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अर्थात वह पॉलिसी चेंज या नीति परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि उस नीति परिवर्तन के द्वारा समाज में जो नेट वेलफेयर है उसमें वृद्धि हो रही है, अर्थात जो डेल्टा डब्ल्यू है वह ग्रेटर देन 0 है, मीन्स जो कल्याण की जो वृद्धि है वह 0 से अधिक है। क्लियर? इस तरह से मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, किसी नीति परिवर्तन के द्वारा कोई नीति है, कोई पॉलिसी है जो चल रही है, उस पॉलिसी से समाज में मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्तियों में से एक को 10 यूनिट के बराबर उपयोगिता मिल रही है, दूसरे को 8 यूनिट के बराबर और तीसरे को सी को 12 यूनिट के बराबर या 9 यूनिट के बराबर उपयोगिता मिल रही है। ठीक है, एक को 10 और दूसरे को 8 और तीसरे को मान लीजिए 5 मान लीजिए। ठीक है, तो ए को 10 यूनिट के बराबर और बी को कितने यूनिट के बराबर? 8 यूनिट के बराबर और सी को 5 यूनिट के बराबर। अगर उस पॉलिसी में कुछ परिवर्तन किया जाए या उसकी जगह कोई दूसरी पॉलिसी लाई जाए और उस पॉलिसी चेंज के माध्यम से, नीति परिवर्तन के माध्यम से, मान लीजिए ए जिसके वेलफेयर में 10 था वह बढ़कर के 11 हो जाता है और बी जिसका वेलफेयर 8 था वह बढ़कर के 9 हो जाता है। ठीक है, और जो सी है उसका वेलफेयर 5 से घट करके 4 हो जाता है। तो देखिए टोटल वृद्धि किस किस के में हुई है? ए के में हुई है और बी के में। तो ए के में 1 यूनिट की हुई और बी के वेलफेयर में भी 1
यूनिट की वृद्धि हो, तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई? 2 यूनिट की। जबकि सी को जो हानि हो रही है अर्थात कल्याण में जो कमी हो रही है अर्थात उपयोगिता में जो कमी हो रही है वह किसके बराबर है? 1 यूनिट के बराबर। तो 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है और 1 यूनिट की कमी हो रही है। मीन्स तीसरे को जो हानि हो रही है वो 1 यूनिट के बराबर है और जो दोनों को मिला के जो लाभ हो रहा है समाज के लोगों को जो टोटल गेन हो रहा है वह 2 यूनिट्स का हो रहा है और टोटल लॉस जो हो रहा है सोसाइटी में वो 1 यूनिट का हो रहा है जो कि केवल सी को हो रहा है। तो 2 बड़ा है कि 1? 2 बड़ा है ना। मीन्स टोटल गेन इज ग्रेटर देन टोटल लॉस। ठीक, अर्थात नेट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी विल बी इंक्रीजेज। ठीक है, विल बी इंक्रीज। जो सोसाइटी का जो निबल कल्याण है उसमें वृद्धि हो रही है अर्थात वह नीति परिवर्तन वाजिब है, होना चाहिए, वांछनीय है। क्यों? क्योंकि उससे समाज के नेट वेलफेयर या शुद्ध कल्याण या निबल कल्याण में वृद्धि हो रही है। तो ये बेंथम ने बताया कि अगर किसी नीति परिवर्तन के द्वारा समाज के कुछ लोगों को लाभ हो रहा है और कुछ को हानि हो रही है तो इस क्राइटेरिया के माध्यम से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि वह नीति परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर वह नीति परिवर्तन डेल्टा डब्ल्यू अर्थात निबल कल्याण में समाज के निबल कल्याण में वृद्धि ला रहा है तो वह होना चाहिए। अगर निबल कल्याण में हानि ला रहा है तो वह नीति परिवर्तन अवांछनीय है अर्थात उसको लागू नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक 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 क्राइटेरिया के रूप में बेंथम ने अपना आइडिया दिया। क्लियर? बेंथम का क्राइटेरिया क्लियर है? बेंथम का सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया क्लियर है? बेंथम का सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब मान लीजिए इसमें एक चीज इन्होंने कही है, बेंथम का क्राइटेरिया में कुछ खामियां हैं, कुछ चीजें हैं जिन पर फोकस करना जरूरी है। अगर ए और बी के पास अधिक और सी के पास कम, मीन सी की तुलना में ए और बी को अगर अधिक लाभ हो रहा है, हो ही रहा है, आपने इस एग्जाम्पल से देखा है, तो इसका मतलब है कि बेंथम का जो क्राइटेरिया है, जब हम ये देखते हैं कि जब कि कुछ लोगों को कम लाभ हो रहा है, कुछ लोगों को हानि हो रही है, कुछ लोगों को अधिक लाभ हो रहा है, जब इस चीज को देखते हैं तो इस चीज को देखने के लिए हमें समाज के विभिन्न व्यक्तियों की उपयोगिताओं का अंतरवैयक्तिक या तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक होता है। अगर समाज में रहने वाले व्यक्तियों की उपयोगिता का तुलनात्मक अध्ययन हम नहीं कर सकते, अर्थात उनकी तुलनात्मक स्थिति का विश्लेषण अगर नहीं कर पाते हैं तो हम इस बेंथम के क्राइटेरिया के माध्यम से समाज के निबल कल्याण में होने वाली वृद्धि या हानि का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, अर्थात उसका आकलन हम नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि समाज के विभिन्न व्यक्तियों की तुलनात्मक उपयोगिताओं का अध्ययन आवश्यक है। मीन्स अगर तुलनात्मक स्थिति का ज्ञान हमें नहीं है, तुलनात्मक स्थिति का बोध हमें नहीं है, समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों की कंपैरेटिव कंडीशन क्या है, ए की तुलना में बी की स्थिति क्या है, बी की तुलना में सी की स्थिति क्या है, अगर इस चीज की जानकारी हमें नहीं है तो हम निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते हैं कि समाज के नेट कल्याण में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी ये है कि इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ द डिजर्विंगनेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, इसकी जरूरत हमें पड़ती है। इंटरपर्सनल कंपैरिजन, किसके इंटरपर्सनल कंपैरिजन? डिजर्विंगनेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा जो उपलब्धि है, उनकी जो डिजर्विंगनेस है, उनका इंटरपर्सनल कंपैरिजन की आवश्यकता हमें पड़ती है। मींस अंतर व्यक्तिक तुलना
की आवश्यकता हमें होती है। सोसाइटी मान लीजिए ए, बी, सी और 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। तो ए, बी और सी तीनों की इंटरपर्सनल कंपैरिजन की आवश्यकता पड़ती है। तभी हम कह सकते हैं कि कौन-सा व्यक्ति हानि की स्थिति में है, तुलनात्मक रूप से किसको अधिक लाभ हो रहा है, किसको कम लाभ हो रहा है। क्लियर? तो इस चीज की आवश्यकता पड़ती है जो कि आसान नहीं है। मीन्स इंटरपर्सनल कंपैरिजन जो है अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, यह कोई सिंपल टास्क नहीं है, यह एक कठिन टास्क है। इसीलिए बेंथम का जो क्राइटेरिया है, इस आधार पर भी थोड़ा सा इसकी शॉर्टकमिंग्स को हम देखते हैं। इसमें इंटरपर्सनल कंपैरिजन को देखना आवश्यक होता है, जो कि बहुत आसान नहीं है। और अगर मान लीजिए, मैंने क्या बताया था सबसे पहले, आधार क्या है, द ग्रेटेस्ट गुड एंड द ग्रेटेस्ट नंबर की बात करता है। द ग्रेटेस्ट गुड इज सेक्योर्ड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, मीन्स ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, मीन्स अधिक से अधिक वस्तुओं की उपलब्धता अधिक से अधिक व्यक्तियों की। यही तो बेंथम के सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया का आधार है, यही तो मेन जिस्ट है इसकी ना। ग्रेटेस्ट गुड्स फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, अत्यधिक व्यक्तियों के लिए अत्यधिक वस्तुओं की उपलब्धता ही सोशल वेलफेयर का क्राइटेरिया है, अकॉर्डिंग टू जेरेमी बेंथम। अब ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर में हम देखेंगे कि अगर ग्रेटेस्ट गुड और ग्रेटेस्ट नंबर अगर सिमिल्टेनियसली देखने को नहीं मिलते हैं, अगर ये सिमिल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं करता, मींस एक साथ एक ही समय में अगर ग्रेटेस्ट गुड और ग्रेटेस्ट नंबर दोनों अगर एक साथ नहीं होते हैं, एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं, एक साथ नहीं देखने को मिलते हैं, तो बेंथम का क्राइटेरिया फेल हो जाता है सोशल वेलफेयर को मापने में। क्या कहा मैंने? अगर सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्या नहीं एग्जिस्ट करते हैं सिमल्टेनियसली ग्रेटेस्ट गुड्स और ग्रेटेस्ट नंबर, मीन्स अत्यधिक वस्तुएं और अत्यधिक व्यक्ति अगर दोनों एक ही साथ एक ही बिंदु पर नहीं देखने को मिलते हैं, एक साथ नहीं देखने को मिलते हैं, तो इनका यह वेलफेयर क्राइटेरिया फ्लॉप हो जाता है। मीन्स फिर वह समाज के कल्याण को मापने का एक तरीका, अच्छा तरीका साबित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए कैसे, अगर एक साथ दोनों नहीं हो रहे हैं तो कैसे यह फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक कंडीशन है जिसमें ए की उपयोगिता कितनी है, 200 है, ए की यूटिलिटी कितनी है, 200 है, और बी की यूटिलिटी कितनी है, 50 यूनिट है। ए की 200, बी की यूटिलिटी कितनी है, बी की उपयोगिता 50 और सी की उपयोगिता कितनी है, 30। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, टोटल समाज की कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 200 प्लस 50 प्लस 30 मीन्स 280, मीन्स 200 प्लस 50 प्लस 30 अर्थात 280। समाज की कुल उपयोगिता कितनी हो गई, सोसाइटी का टोटल वेलफेयर कितना हो गया, 280। अब किसी नीति परिवर्तन के माध्यम से अगर अगर किसी नीति परिवर्तन के माध्यम से इनकी उपयोगिता कोई नीति परिवर्तन किया जाता है, अर्थात पॉलिसी में कोई चेंज किया जाता है, तो उसके फलस्वरूप अगर ए की उपयोगिता घट करके कितना हो गई, 200 से घट करके कितनी होगी, 100, लेकिन बी की उपयोगिता बढ़ करके 50 से बढ़ करके कितनी हो गई, 80, और सी की उपयोगिता भी 30 से बढ़ करके कितनी हो गई, 80। मीन्स ए की उपयोगिता घट करके कितनी हो गई, 200 से 100, और बी की उपयोगिता 50 से बढ़कर के 80 और सी की उपयोगिता 30 से बढ़कर के 80। मीन्स बी और सी की उपयोगिता 80-80 हो गई है और ए की उपयोगिता 100 हो गई, अर्थात कम हो गई है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो कि टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, 80 प्लस 80 प्लस 100 मीन्स 260, 80 प्लस 80 160 और प्लस ए की उपयोगिता 100 कितना हो गया, 260। तो नीति परिवर्तन के द्वारा जो उपयोगिता है, कुल उपयोगिता वह 260 हो गई, अर्थात उसमें तो कमी आई है, लेकिन जो बी और सी दो सदस्य थे
जो बी और सी दो दो इंडिविजुअल्स थे, उनकी उपयोगिता तो बढ़ी है ना। दो सदस्यों को, सोसाइटी मान लीजिए तीन ही सदस्य, और तीन में से दो को क्या हुआ, लाभ हुआ। एक की उपयोगिता 50 से बढ़कर के 80 हो गई, अर्थात 30 का बेनिफिट हुआ, और दूसरे की जो 30 थी वह बढ़कर के 80। से दो को लाभ हो रहा है, अर्थात ज्यादा व्यक्तियों को हो रहा है। ठीक है, लाभ कितने को हो रहा है, कितने को हो रहा है, ज्यादा व्यक्तियों को, दो को हो रहा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर तो सिक्योर हो रहा है, लेकिन ग्रेटेस्ट गुड नहीं सिक्योर हो रहा है, क्योंकि जो पहले जो पहले वाली नीति थी उसमें टोटल वेलफेयर 280 था, मीन्स वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा अधिक थी, और बाद में नीति परिवर्तन के द्वारा जो कुल उपयोगिता है वह घट करके 260 हो गई, अर्थात कुल उपयोगिता में कमी है। अर्थात ग्रेटेस्ट गुड सिक्योर नहीं हो रहा, अधिकतम वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो रही, लेकिन अधिकतम व्यक्तियों को लाभ हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि तीन में से दो व्यक्तियों को लाभ हो रहा है, मतलब दो व्यक्तियों की उपयोगिता बढ़ रही, मीन्स अधिकतम व्यक्तियों की शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन अधिकतम वस्तुओं की, अधिक से अधिक वस्तुओं की उपलब्धता यह सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। क्यों क्यों नहीं हो पा रही, इसलिए नहीं हो पा रही कि पहले कुल उपयोगिता 280 थी, और नीति परिवर्तन के बाद जो नई नीति लाए हैं उसमें उपयोगिता घट करके 260 हो रही। तो एक चीज तो सिक्योर हो रही है कि अधिकतम व्यक्तियों की को लाभ ये तो सुनिश्चित हो रहा है, लेकिन अधिकतम वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। इसीलिए द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर वाला जो इनका फॉर्मूला है, जिसके आधार पर इन्होंने क्राइटेरिया को मापने का प्रयास किया, उसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, उसमें कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है। ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर कब, जब सिचुएशन ऐसी हो कि दो व्यक्तियों की उपयोगिता बढ़ रही हो और एक व्यक्ति की उपयोगिता घट रही हो, और बढ़ने वाली व्यक्तियों की जो उपयोगिता है वह कम है, किससे, घटने वाले व्यक्ति, मीन्स हानि ज्यादा हो रहा है और दोनों को जो लाभ हो रहा है वह कम हो रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति में जो इनका ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर वाला जो फॉर्मूला है, जो फंडा है, जो आधार है, उसमें विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अर्थात उसमें विरोधाभास देखने को मिलता है। इसलिए यह भी एक हिसाब से इसकी कमी है, एक खामी है, एक शॉर्ट कमी। क्लियर। तो ये बेंथम का क्राइटेरिया मैंने आपको डिस्कस किया, जिसमें मैंने इसको आधार बताया इसका, और बताया कि कैसे इसकी इसमें कुछ कमियां हैं। हालांकि पिछली क्लास में भी थोड़ा सा मैंने एक डिस्कस कर दिया था, लेकिन जो बचा हुआ पोर्शन था वो मैंने बेंथम क्राइटेरिया का डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेंथम का क्राइटेरिया आप लोगों को समझ में आया सबको, बेंथम का क्राइटेरिया, बेंथम का क्राइटेरिया समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ें। थोड़ा सा कार्डिनलिस्ट क्राइटेरिया जो है, कार्डिनलिस्ट क्राइटेरिया, इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है। कार्डिनलिस्ट क्राइटेरिया, कार्डिनलिस्ट क्राइटेरिया क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित कसौटी जो है, क्रमवाचक, कल्याण की क्रमवाचक कसौटी की हम व्याख्या थोड़ी सी कर लेते हैं, कार्डिनलिस्ट क्राइटेरिया की बात करते हैं। जब हम कार्डिनलिस्ट की बात करते हैं, क्रमवाचक कसौटी की बात करते हैं, मीन्स कल्याण को मापने की क्रमवाचक कर, सॉरी क्रमवाचक नहीं, संख्यावाचक, सॉरी सॉरी सॉरी, हिंदी में कार्डिनलिस्ट को संख्यावाचक कहते हैं। संख्यावाचक कसौटी इसकी कल्याण को मापने की संख्यावाचक कसौटी की जब हम बात करते हैं, तो हम बीए पार्ट 1 की आपकी कंसेप्ट पर आते हैं। कार्डिनलिस्ट, संख्यावाचक, मैंने बताया था कि उपयोगिता को मापने के दो अप्रोच होते हैं, दो दृष्टिकोण होते हैं, एक संख्यावाचक दृष्टिकोण और एक
क्रमवाचक दृष्टिकोण। संख्यावाचक दृष्टिकोण को हम कार्डिनलिस्ट अप्रोच कहते हैं और क्रमवाचक दृष्टिकोण को हम क्या कहते हैं? क्रमवाचक दृष्टिकोण को ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर से ऑर्डिनलिस्ट बना है, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, तो ऑर्डिनलिस्ट का मतलब क्रमवाचक। ठीक है, तो जब हम संख्यावाचक दृष्टिकोण, उपयोगिता की जब संख्यावाचक दृष्टिकोण को हम वेलफेयर के क्राइटेरिया के रूप में स्वीकार करते हैं, तो देखते हैं कि किस तरह से हम वेलफेयर की मापन का कैसे हम वेलफेयर का मापन करते हैं, किसके आधार पर? उपयोगिता के संख्यावाचक दृष्टिकोण के। अब संख्यावाचक और क्रमवाचक दृष्टिकोण दोनों में अंतर है। अगर उपयोगिता को हम अंकों में संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई कलम है, उस कलम से, या कोई बुक है, उस बुक से आपको कितनी उपयोगिता मिल रही है, तो आप कहेंगे मुझे 10 यूनिट के बराबर, 20 यूनिट, 15 यूनिट, 4 यूनिट, 50 यूनिट। इस तरह से अगर बताते हैं तो इसका मतलब है कि आप उपयोगिता के संख्यावाचक दृष्टिकोण पर आधारित है, आप उपयोगिता के संख्यावाचक दृष्टिकोण की बात कर। और अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपको अमुक बुक से कितनी उपयोगिता मिल रही है, किसी पुस्तक से कितनी उपयोगिता, कोई पर्टिकुलर बुक से मैं पूछूं कि इस किताब पुस्तक की, इस बुक की आपको कितनी यूटिलिटी है, कितनी यूटिलिटी आप गेन कर रहे हैं इससे, तो आप कहें कि सर हम इस ऐसे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कितनी यूटिलिटी ये नहीं कि 1 की योग 2 की 10। हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 5 बुक हैं तो हम उसको ऑर्डर वाइज बता सकते हैं कि मान लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, उसकी यूटिलिटी हमें 20 यूनिट है, मतलब उसकी यूटिलिटी हमें सबसे ज्यादा है। मैक्रो की यूटिलिटी फिर उससे कम है। फिर और जो हमारे पास एक नॉवेल है, उसकी स्मॉल इज ब्यूटीफुल नॉवेल जो है, उसकी यूटिलिटी इससे कम है। इस तरह से हम एक रैंक डिसाइड कर सकते हैं कि जितनी पुस्तकें मेरे पास है, उन पुस्तकों को हम एक क्रम में, एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा उपयोगिता हमें इस किताब से मिल रही है, फिर हमें इस किताब से मिल रही है, फिर इससे इससे। तो इसको कहते हैं हम उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसमें हम एक क्रम डिसाइड करते हैं कि सबसे ऊपर वह वस्तु रहती है जिससे हमें उपयोगिता सबसे अधिक मिलती है, फिर उसके नीचे कम उपयोगिता, फिर उसके नीचे और कम, इसी तरह से ये क्रम बना होता है। तो इसको हम कहते हैं कि उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो उपयोगिता की क्रमवाचक दृष्टिकोण को हम वेलफेयर की कसौटी के रूप में यहाँ नहीं देख रहे हैं, यहाँ हम उपयोगिता के संख्यावाचक दृष्टिकोण को कल्याण की कसौटी के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, तो जब हम, तो कार्डिनलिस्ट और ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच आप समझ गए हैं ना, कार्डिनलिस्ट और ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच दोनों के बारे में, कार्डिनलिस्ट और ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच के बारे में समझ गए हैं? सभी को क्लियर हो गया? अब तो समझने में दिक्कत नहीं होगी ये अप्रोच। समझ आ गया ना सबको? मैंने इसलिए बता दिया है कि आप लोग BA1 में पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं, इसलिए मैंने यहाँ आपको ब्रीफ कर दिया है ताकि चीजों को समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्डिनलिस्ट क्राइटेरिया की, वेलफेयर की, कल्याण के संख्यावाचक दृष्टिकोण की। तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता के ह्रासमान उपयोगिता नियम की बात की थी। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, आपने पढ़ा होगा BA पार्ट 1 में कि कई इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जिन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कही, उपयोगिता, ह्रासमान उपयोगिता नियम की बात कही, ह्रासमान उपयोगिता नियम की बात। अब ह्रासमान उपयोगिता नियम की जो बात कही है, उसी ह्रासमान उपयोगिता नियम को हम सोशल वेलफेयर के क्राइटेरिया के रूप में अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू कार्डिनलिस्ट क्राइटेरिया। कार्डिनलिस्ट क्राइटेरिया के तहत हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को वेलफेयर के क्राइटेरिया के रूप में देखते हैं। किसको वेलफेयर के क्राइटेरिया के रूप में देखते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि कार्डिनलिस्ट अप्रोच पर आधारित। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस पर आधारित है? कार्डिनलिस्ट अप्रोच पर।
तो जब हम कार्डिनलिस्ट क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर की बात करते हैं तो उसमें हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को देखते हैं, जिसको हम सोशल वेलफेयर के क्राइटेरिया का आधार मानते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मान लीजिए सोसाइटी में देयर आर 3 इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। सोसाइटी में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए की इनकम 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट है। बी की इनकम 500 यूनिट है और सी की भी इनकम कितनी है? 500। या सी की उपयोगिता भी 500 है और बी की उपयोगिता, अर्थात ए की उपयोगिता या ए की इनकम कितनी है? 1000 इनकम कहें, उपयोगिता कहें, कितनी है? 1000 यूनिट। और बी और सी दोनों की 500 है। प्रत्येक की कितनी कितनी है? 500। बी की भी 500 और सी की भी 500 और ए की कितनी है? 1000। अब मान लीजिए जब ए की उपयोगिता 1000 है और बी और सी की 500 है प्रत्येक की, तो ए की उपयोगिता बी और सी से कितनी है? दुगनी है कि नहीं है? तो ए बी और सी की तुलना में वस्तुओं की दुगनी मात्रा क्रय कर सकता है। ए कैन बाय डबल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एज कंपेयर टू बी एंड सी। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्लियर है ना कि ए बी और सी की तुलना में दुगनी वस्तुओं की मात्रा क्रय कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर, अर्थात ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर, इसके आधार पर ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर, जो ए की जो टोटल यूटिलिटी है वह बी और सी की या बी की अथवा सी की जो दुगनी यूटिलिटी है उससे कम होगी। गौर करिए थोड़ा शब्दों में, जो ए की जो टोटल यूटिलिटी है, क्योंकि ए की इनकम कितनी है? 1000, बी की कितनी है? 500 और सी की भी कितनी है? 500। तो बी और सी से ए की इनकम कितनी है? दुगनी है। तो बी और सी से ए दुगनी वस्तुएं खरीद सकता है कि नहीं? मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 500 रुपए है, तो ए कितनी खरीद सकता है? 2 यूनिट, 2 वस्तुएं खरीद सकता है। बी कितनी खरीद सकता है? 1, क्योंकि इनकम 500 है। सी कितनी खरीद सकता है? 1, क्योंकि इनकम उसकी भी 500 है। तो कहने का मतलब ये है कि ए की जो उपयोगिता है, जो इनकम है, वह डबल है। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर यह नहीं कह सकते हैं, यह नहीं होगा कि जो ए की उपयोगिता दुगनी है ना बी से, तो अगर बी की भी इनकम को डबल कर दिया जाए, बी की इनकम को डबल कर दिया, मीन्स बी को एक वस्तु से बी कितनी वस्तुएं खरीद पा रहा है? 1, और ए कितनी खरीद रहा है? 2। तो अगर बी एक वस्तु से बी को जितनी उपयोगिता मिल रही है वह ए की उपयोगिता चूंकि उससे डबल होगी, क्योंकि वो वस्तुएं उसकी क्या है? डबल है। लेकिन अगर बी से मान लीजिए जो उपयोगिता उस बी को जो उपयोगिता मिल रही है उसको जब आप डबल कर देंगे तो वह ए की उपयोगिता से अधिक हो जाएगी। होगी कि नहीं? समझ में आ रही है बात कि नहीं हो रही? क्यों हो रही है? यह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के आधार पर। भले ही इनकम एक, लेकिन बी इनकम आधी है, तो आधी इनकम से बी को जो उपयोगिता मिल रही है अगर उसका दुगना कर दें, मान लीजिए कुछ उपयोगिता मिल रही है एक्स, तो एक्स का दुगना अर्थात 2x जो होगा, बी अथवा सी जो 2x उपयोगिता होगी, क्योंकि दोनों की बराबर है, तो बी की जो उपयोगिता 2x होगी वह ए की उपयोगिता से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि जब आय बढ़ती है, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, जब इनकम बढ़ती है, तो इनकम के बढ़ने के साथ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होती है। मींस जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है
मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो उसकी उपयोगिता घटती है। मीन्स जब किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता लगातार घटती चली जाती है कि नहीं? कि ए व्यक्ति के लिए जो 1000 जिसकी इनकम है, ए व्यक्ति के लिए 1000 रुपए से जो उपयोगिता मिल रही है, वह बी व्यक्ति को जो 500 से मिल रही है, उसके दुगने से कम है। मीन्स 500 से बी व्यक्ति को जो मिल रही है, उसका जो अगर दुगना कर दें हम, अर्थात जो भी 2x जो भी दुगना कर देंगे वह एक को 1000 से मिलने वाली उपयोगिता से अधिक होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रहा है। मीन्स जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा को हम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती हुई जाती है। इसी तरह से चूंकि एक की इनकम की मात्रा क्या है? अधिक है, तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? घटेगी। और बी की क्या है? कम है, इसलिए बी की के लिए जो सीमांत उपयोगिता है वह क्या होगी? अधिक होगी। क्लियर? तो इसीलिए ए की जो सीमांत उपयोगिता है 1000 यूनिट इनकम की जो सीमांत उपयोगिता ए के लिए है, वह बी के लिए बी की दुगनी उपयोगिता से निश्चित तौर पर क्यों कम होगी? ठीक? क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। क्लियर? क्लियर? क्यों? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ए के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम है देन दैट ऑफ बी और सी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ए की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम है बी और सी की अपेक्षा। क्लियर? मैं फिर रिपीट किए दे रहा हूं। गिवन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नियम के दिए होने पर ए की जो टोटल यूटिलिटी है, एज टोटल यूटिलिटी इज लेस देन डबल द टोटल यूटिलिटी ऑफ आइदर बी और सी। ध्यान दीजिए, चाहे तो इस लाइन को लिख लीजिए। गिवन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज टोटल यूटिलिटी इज लेस देन double the total utility of either B or C, because A's marginal utility of money is less than that of B or C. Means क्रमागत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के दिए होने पर ए की जो कुल उपयोगिता है वह बी अथवा सी की कुल उपयोगिता के दुगने से कम होगी, क्योंकि ए की मुद्रा के लिए सीमांत उपयोगिता बी और सी की तुलना में कम है। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? अर्थात जो टोटल वेलफेयर होगा, जो टोटल वेलफेयर में जो वृद्धि होगी वह अधिक होगी। अब ध्यान देना है कि अब इस कार्डिनलिस्ट क्राइटेरिया के आधार पर या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर अगर हम देखें कि कैसे सोशल वेलफेयर को बढ़ाया जा सकता है, टू इंक्रीज सोशल वेलफेयर इनकम शुड बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 इंडिविजुअल्स। अगर आपको मान लीजिए कार्डिनलिस्ट क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, तो कार्डिनलिस्ट क्राइटेरिया की जब आप बात कर रहे हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसका आधार है। तो जब इसके तहत जब हम वेलफेयर को बढ़ाने की बात करते हैं तो उसके तहत हमें सबसे पहला काम करना होगा कि जो आय का वितरण है, आय का जो वितरण है वह आय का वितरण समान होना चाहिए। समाज के सभी व्यक्तियों के मध्य जो आय का वितरण है वह समान जब होगा तब सोसाइटी का जो वेलफेयर होगा वह अधिक होगा। मीन्स इस क्राइटेरिया से महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज का अगर कल्याण अधिकतम करना है तो समाज के सभी व्यक्तियों के मध्य आय का वितरण या आय का पुनर्वितरण हमें समान करना होगा।
तो जब हम कार्डिनलिस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो इसके लिए यह सबसे अधिक जरूरी है कि हमें आय का जो पुनर्वितरण है वह समान रूप से करना होगा। मीन्स आय का अगर हमें वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कार्डिनलिस्ट क्राइटेरिया, तो हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करनी है अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। समाज के सभी सदस्यों के बीच आय के समान वितरण की बात करनी है। और जब आय के समान वितरण की हम बात करते हैं तो उसमें हम आय के समान वितरण को हम संसाधनों के वितरण से अलग नहीं रख सकते हैं। मीन्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस की भी हमें बात करनी होगी। बिना एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के, बिना साधनों के आवंटन के हम आय का वितरण समान रूप से नहीं कर सकते। अगर आय का वितरण समान रूप से करना है तो निश्चित तौर पर हमें जो संसाधनों का आवंटन है वह भी हमें समान रूप से करना होगा, अर्थात उनमें भी रीएलोकेशन करना होगा। फिर से उन्हें, क्योंकि पहले क्या है, अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जिस्टिंग कंडीशन में मान लीजिए आय के स्रोतों का या रिसोर्सेस का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो निश्चित तौर पर इनकम का भी डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल होगा। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करना है, दैट मीन्स यू हैव टू डू द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस। आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस भी करना होगा, ठीक है। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस जब आप करेंगे तो जो अधिक रिसोर्सेस हैं या अधिक इनकम जिन व्यक्तियों के पास है उनसे रिसोर्सेस को कम व्यक्तियों के पास ले जाएंगे। मीन्स जिन व्यक्तियों के पास अधिक रिसोर्सेस हैं उनसे हटा के कम व्यक्तियों के पास ले जाएंगे, अर्थात सभी के पास समान हो जाएगा। तो जो अधिक व्यक्तियों के पास जो रिसोर्सेज जब आप हटाएंगे तो जो प्रोडक्शन होगा वह कम प्रोडक्शन करेंगे, वह अपने प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, अर्थात वह अपने काम को घटा देंगे, वह कम काम करेंगे, ठीक है, वह अपने काम को कम कर देंगे। और जब काम कम हो जाएगा तो इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट आएगा वह आपके वेलफेयर पर जाएगा, अर्थात टोटल वेलफेयर सोसाइटी का घट सकता है अगर हम टोटल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस और इनकम की बात करते हैं। तो इसका जो ड्रॉबैक है सबसे बड़ा वह यह है कि अगर आप पूर्णतः समान आय और संसाधन और आय का समान वितरण करना चाहते हैं तो इसमें होगा क्या कि समाज के कुछ लोगों से आय कम होगी और संसाधन भी कम होंगे, जिससे वह कार्य कम करेंगे, और जब कार्य कम करेंगे तो निश्चित तौर से जो वेलफेयर होगा सोसाइटी का, जो टोटल वेलफेयर होगा उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। तो यह हमारा किस ओर ले जाएगा, तो जब कमी देखने को मिलेगी अर्थात हमारा जो टोटल आउटपुट होगा वह स्मॉलर होगा देन द प्रीवियस कंडीशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनकम इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं तो इनकम इक्वलिटी की बात करने से हमें सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे वेलफेयर पर जाएगा, अर्थात हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनकी इनएफिशिएंसी पर जाएगा। और इस केस में हम रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। अगर रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया, इसके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए, तो इससे हमारा जो टोटल आउटपुट होगा वह कम हो जाएगा, और जब टोटल आउटपुट कम होगा तो यह साथ ही साथ यह हमारे इनएफिशिएंसी की को भी दिखाएगा, मींस हमें इनएफिशिएंसी की ओर भी ले जाएगा, ठीक है। अर्थात ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं हो पाएगा और सोसाइटी का जो वेलफेयर होगा, सोशल वेलफेयर होगा, वह डिडक्ट होगा, अर्थात उस सोसाइटी के सोशल वेलफेयर में भी रिडक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये थे आपके वेलफेयर के क्राइटेरिया। मैंने 3 क्राइटेरिया आपको डिस्कस किए हैं, ग्रोथ ऑफ जीएनपी एज ए क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर, and second one is Bentham's criteria of social welfare, and third is a cardinalist criteria, जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को आधार मानते हुए वेलफेयर के क्राइटेरिया को डिस्कस किया है।
और हमने कहा है कि अगर वेलफेयर के कार्डिनलिस्ट अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो उसमें वेलफेयर को बढ़ाने के लिए यह कहते हैं कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के संभव नहीं है। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं तो यह इनइफिशियंसी को जन्म देंगे, और जब इनइफिशियंसी को जन्म देते हैं तो टोटल आउटपुट भी हमारी सोसाइटी का कम होगा, मीन्स स्मॉलर होगा। ठीक है, तो इस तरह से यह इसकी हामी के रूप में उभर करके आएगा। तो इस कड़ी में जो सुधार के रूप में जो अगला जो कसौटी आती है वह पेरेटो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया आता है। पेरेटो इन सब की खामियों को, इनसे जो बेहतर आता है वह आता है पेरेटो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया, पेरेटो अनुकूलतम कसौटी, और जिसको हम लोग पेरेटो अनुकूलतम सिद्धांत कहते हैं, सामाजिक कल्याण का पेरेटो अनुकूलतम सिद्धांत। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पेरेटो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, ये पूरी एक थ्योरी है। क्लियर? आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी।